डाइवर्जेंस और कर्ल के बाद यही टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर फिर उनका भी यूज है। डाइवर्जेंस और कर्ल के दो थ्योरम है, गॉस थ्योरम और कर्ल का स्टोक्स थ्योरम। उनको समझने के लिए लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स को हम लोग समझते हैं। नाम से ही क्लियर है कि ये इंटीग्रल इन्वॉल्व करता है एक लाइन को। लाइन कहाँ खींचा जाएगा? तो वेक्टर फील्ड या स्केलर फील्ड में खींचा जाएगा। तो इन सारे इंटीग्रल्स के लिए दो तरह का सिचुएशन है। एक रीजन है जिसमें एक फील्ड डिफाइंड है और उस रीजन में एक सरफेस है या वॉल्यूम है या लाइन है। तो मान लें कि हम लोग लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक कर्व है, ये लाइन। इस लाइन पर आप दो तरह से चल सकते हैं, A to B और B to A। तो जिस तरह से चलते हैं उसको कहते हैं ओरिएंटिंग द लाइन। A to B चलने का मतलब है कि A से हम लोग मेजरमेंट स्टार्ट करें इसके लेंथ का, तो B की ओर जाने से लेंथ बढ़ता जाएगा और बैक होंगे तो घटता जाएगा। तो we have to orient the line। A और B अगर कोइंसाइड कर जाए तो ये क्लोज्ड लाइन है और ये ओपन है। क्लोज या ओपन लाइन पर बहुत सारे सेगमेंट्स हम लोग बनाते हैं और इसके अलोंग मूव करते हैं। वो सेगमेंट प्लेन सेगमेंट होगा तो लेंथ ऑफ लाइन देगा जोड़ने पर, और अगर लोडेड होगा तो डिफरेंट वैल्यू देगा अकॉर्डिंग टू लोड फंक्शन। तो सबसे पहले आपको लाइन को ओरिएंट करना होता है। ओरिएंटिंग ए लाइन means choosing sense of positivity, choosing a sense of positivity, or in more clear words it is increasing or decreasing value of variable, increasing sense of variable, describing the line। मान लो कि यहाँ से हम लोग लेंथ को लेते हैं, L नाम का एक क्वांटिटी लेते हैं और इसके अलोंग मेजर करते हैं। कहीं पर पहुंचे यहाँ तक तो ये L क्वांटिटी L हो गया। अब A से B की ओर जाने पर L इंक्रीज करता है, तो दिस इज द सेंस ऑफ पॉजिटिव L। इंक्रीजिंग L का यही सेंस, इंक्रीजिंग सेंस। तो
इधर जाने से एल में जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा, DL इज ग्रेटर देन 0। और इसके अपोजिट सेंस में अगर आप जाते हैं इस तरह से, देन DL इज नेगेटिव। So orienting a line gives a sign of infinitesimal length element or elementary displacement along the line. Elementary displacement क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात होती है। ओपन रहेगा तो आप एक तरफ का सेंस ले लीजिए, और क्लोज्ड रहेगा तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा सकते हैं। इन द केस ऑफ लूप या क्लोज्ड पाथ और कंटूर भी बोलते हैं, CONTUR, कंटूर। We have arrow giving the orientation, तो we need a differential element। मान लो कि DL है और DL को इंटीग्रेट करते हैं A से B तक, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि इट इज लेंथ AB। लेकिन अगर हम लोग DL को लोड करते हैं, जैसे ये कोई वायर है और वायर का हर जगह का मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग है। मान लो कि लैम्डा है जो कि L का फंक्शन है मास पर यूनिट लेंथ। तब इस हालत में लैम्डा DL will be mass in length DL। और तब इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर आप, तो दिस विल गिव द मास ऑफ द वायर। So this is the loading function। DL लेंथ को ये लोडेड कर रहा है। अगर ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो आपको टोटल चार्ज मिलेगा। Line integral along closed path means initial and final points coincide. If B coincides with A, then A to A हो जाएगा, B equal to A, और lambda DL is represented by this एक गोल चिन्ह लगा के सर्कुलर पाथ। अब इसमें अगर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस दीजिए
तो एरो इस पर डाल के उसको बता सकते हैं। दिस गिव्स अस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इसको उल्टा देंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। दोनों का वैल्यू एक ही आता हो तब इसको सिंपली ऐसे लिखा जाता है, सेंस इन मटेरियल। जैसे तार का मास निकालना है तो इधर से भी आके मास निकालिएगा तो सेम ही आएगा। अब उस समय एरो देने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन आपको एक सेंस डिफाइन करना पड़ेगा। तो डीएल को हम लोग लेंथ बोलते हैं। लेंथ कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर वेरिएबल्स आल्सो। तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी चेंज्ड। to other forms also. So if we have a function which may be a scalar or vector defined at every point of a line, we can perform integration of the function with respect to line elements. That integral is called line integral. समझ में आ रहा है? दिखाई पड़ रहा है? आवाज आ रही है? हाँ सर। लैम्डा अगर एल का फंक्शन नहीं है तो जिसका फंक्शन है उस पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज किया जा रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है। और दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कि अगर आप सेम लाइन के अलोंग जा रहे हैं, लिमिट को उलट दीजिए, ए से बी जा रहे हैं तो ये निगेटिव ऑफ बी टू ए, सेम पाथ के लिए। सेम पाथ पर साइन उलट देने से ट्रेवर्सिंग का सेंस उलट जाता है। ये कहता है कि ए से बी जा रही है, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। और ये कहलाता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट नीड नॉट बी स्मॉलर देन अपर लिमिट। उससे छोटा या बड़ा बराबर कुछ भी हो सकता है। बराबर होगा तो क्लोज पाथ हो जाएगा, जहां से चले वहीं पहुंच गए। लाइन इंटीग्रल का जो वैल्यू होता है वो दो प्रकार का होता है। एक वैल्यू होता है जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा वैल्यू होता है जो पाथ डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ से लाइन इंटीग्रल का टाइप दो तरह का हो जाएगा, पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट। चेंज करें।
यस सर। पाथ इंडिपेंडेंट। एक से अधिक पाथ की कल्पना तभी हम कर सकते हैं जब या तो प्लेन में हो या स्पेस में हो। अगर एक लाइन पर है तो या तो उसी लाइन के लॉन्ग आएंगे या उसके उल्टा आएंगे, एक ही पाथ है। लेकिन पाथ की संख्या एक से अधिक हो ये तभी संभव है जब हम लोग एक प्लेन में काम कर रहे हैं। मान लो कि ऐसे प्लेन है XY प्लेन और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये AB 2 पॉइंट है, इसको लाइन कनेक्ट कर रहा है। और दूसरा पॉइंट ऐसे ले सकते हैं ऐसे B जाने का, और बीच में कोई नाम रख देते हैं 1 2। तो अगर कोई फंक्शन इस तरह का है जो कि निश्चय ही इसमें अब R का फंक्शन है, तो XY प्लेन में इसका dx I और dyj लाइन एलिमेंट इस तरह का सेलेक्ट होगा और इसको इंटीग्रेट किया जाएगा A से B तक। R का मतलब है कि XY का फंक्शन, और हमने ये भी वेक्टर हो जाए तो होल थिंग स्केलर भी बन सकता है। यहाँ पर f दे दें और यहाँ पर डॉट दे दें, तो इट विल बी fx dx प्लस fy dy। इस तरह का एक स्केलर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर जाएगा और AB के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे। तो इस तरह का वेक्टर फील्ड होता है, वो प्रॉपर्टी जो वेक्टर हो और फील्ड में हर पॉइंट पर डिफाइंड हो उसको वेक्टर फील्ड कहते हैं। उसके साथ लाइन एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिया गया है। तो इसको कहेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड अलोंग द लाइन A to B। ये पाथ पर डिपेंड कर सकता है, पाथ 1 से ले जाइए और पाथ 2 से ले जाइए तो अलग अलग वैल्यू जा सकते हैं। इट नॉट बी नेसेसरी इक्वल टू A to B यूजिंग पाथ 2। अगर ऐसा नहीं बराबर नहीं आया देन इट इज पाथ डिपेंडेंट। is path dependent if they are not equal। तो fx may be function of x and y and fy also may be function of x and y। दोनों हर पॉइंट पर xy पॉइंट पर
x और y को बदलने पर बदल सकते हैं दोनों। तो अगर हम लोग इसको पाथ इंडिपेंडेंट मानेंगे तो इसका मतलब है कि इंटीग्रल का वैल्यू केवल एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, और अगर पाथ डिपेंडेंट मानेंगे तो बीच के पॉइंट्स पर भी डिपेंड करेगा। तो एंड पॉइंट्स पर अगर इंटीग्रल का वैल्यू डिपेंड करता है तो पाथ इंडिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए कि आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक आप किस रूट से गए उससे इसको मतलब नहीं रहता है, सिंपली x³/3 हो गया, और वैल्यू रखते हैं केवल एंड पॉइंट का, 2 और 1 बीच का वैल्यू नहीं रखते। ये पाथ इंडिपेंडेंट है। अब ये x³/3 का डिफरेंशियल ये x³/3 का d निकालोगे तो वो हो जाएगा x² dx, तो हो जाएगा ना। तो अगर किसी भी इंटीग्रैंड और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जा सके, ये डिफरेंशियल कहलाता है। तो उसका इंटीग्रल केवल इनिशियल फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करेगा, तो पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस होल थिंग को अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में लिखा जा सके तब ये पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। If it can be expressed as d phi integral, then the integral is path independent. देखिए, आप कैलकुलस से जानते हैं कि फाई अगर दो चीज का फंक्शन है तो डी फाई का मतलब होता है डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई। अब इसको और इसको कंपेयर कीजिए तो यही चीज एफ एक्स है और ये चीज एफ वाई है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ये कंटिन्यूअस है यानी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको हम लोग LHS वाले को RHS वाले के वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और RHS वाले कोफिशिएंट को LHS वाले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये दोनों सेम आएंगे, क्योंकि आप मान रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंट होते हुए भी वैल्यू सेम आता है यदि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे तब। तो ये सेम आएंगे, तो ये कंडीशन हो गया। पाथ इंडिपेंडेंट इंटीग्रल कब होगा? जब fx का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट और fy का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में सेम आए। तो जो x के साथ है उसका y डेरिवेटिव और जो y कंपोनेंट है ये y के साथ है उसका x डेरिवेटिव सेम आना चाहिए। तो ऐसी हालत में पाथ इंडिपेंडेंट लाइन इंटीग्रल होता है। तो इस
फंक्शन को देख के और डिफरेंशिएट करके आप चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो लाइन इंडिपेंडेंट हुआ कि नहीं। दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ लाइन इंडिपेंडेंस ऑफ इंटीग्रल, पाथ इंडिपेंडेंस। कंडीशन फॉर पाथ इंडिपेंडेंस। अगर स्पेस में हम लोग जाएंगे तो dr में एक और dz आ जाएगा, तब उस हालत में यहाँ पर fz भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक तीसरा टर्म भी ऐड करेंगे। तीसरा टर्म ऐड करने पर क्योंकि डेरिवेटिव कंटिन्यूअस, तो किसी दो पेयर को लेके इसी तरह सोच सकते हैं। कोई भी दो पेयर का डेरिवेटिव एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यही आएगा। So we can generalize the result कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है fy और एक फंक्शन है fz, इसका लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं कहीं से कहीं, then it will be independent of path and it will be phi b minus phi a। पाथ से इंडिपेंडेंट होगा कब? जब इनके पार्शियल्स सेम, ऐसे इन दोनों को लीजिएगा तो x का y के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो y का x के रेस्पेक्ट में लेंगे। अगर आप z के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं y का, तो फिर z का y के रेस्पेक्ट में लेंगे। जो दो चीज यहाँ चुनेंगे वही दो चीज इधर भी लिखना है, ऊपर नीचे करके। इसी तरह से एक और पेयर बना सकते हैं x z का। f x हुआ और z के रेस्पेक्ट में लीजिए और फिर डेल f z का x के रेस्पेक्ट में लीजिए। तो ये लाइन इंटीग्रल अगर a b बराबर हो जाए तो 0 आ जाएगा। क्लोज पाथ में इसका वैल्यू 0 होगा। पाथ इंडिपेंडेंट लाइन इंटीग्रल है, इसका मतलब है कि क्लोज पाथ में इसका इंटीग्रल 0 होगा। ऐसे लिख देते हैं f डॉट dr, तीनों का मीनिंग एक ही हो गया, इक्वल टू 0 if it is पाथ इंडिपेंडेंट। तो ऐसा फील्ड जिसका लाइन इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट है तो उसको कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है और वह एक स्केलर फंक्शन के डेरिवेटिव से एसोसिएटेड होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इसी को हमने fx माना है और इसको fy माना है, तो यह एक फंक्शन के डेरिवेटिव से एसोसिएटेड है। तो बात वही रहती है, कई जगह उसको बोला जाता है कई तरह से। तो इसी को अगर हम लोग कह लें कि ये वेक्टर फंक्शन का कंपोनेंट है, अगर ये 3 वेक्टर का कंपोनेंट है या एक वेक्टर का, तो उस वेक्टर का कंपोनेंट एक स्केलर फाई से कनेक्टेड हो गया। यही बात। इसमें आप माइनस भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ माइनस लगाइएगा तभी बराबर ही रहेगा, इसलिए बाय कन्वेंशन आप कुछ भी कर सकते हैं।
तो इस तरह का अगर पाथ डिपेंडेंट चीज है तब इसको कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है। फील्ड इज सोलेनॉइडल। कंजर्वेटिव फील्ड किसको कहते हैं? फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड कोई भी फील्ड है, वेक्टर फील्ड, और उसका डॉट लो dr से क्लोज्ड पाथ में इंटीग्रेट कर दो। अगर 0 आ गया देन E इज कंजर्वेटिव। यही डिफिनीशन। तो ये एक प्रकार का लाइन इंटीग्रल ही है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? तो फिजिकल क्वांटिटी E के पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? आवाज जा रही है? हाँ सर, आ रही, समझ में आ रही। हाँ सर, आ रही, समझ में आ रही। दूसरा लाइन इंटीग्रल जो पाथ डिपेंडेंट है उसका कोई जनरल थ्योरी नहीं है, तो उसको जब ये सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वही बच जाएगा। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नहीं, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल। यह पाथ इंडिपेंडेंट इसका इंटीग्रेशन है। तो ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए हम लोग अभी बात किए हैं, और अगर एक वेरिएबल का है तो आप सीधे इस फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो वही हो जाएगा। उसमें आपको पार्शियल लेने का काम नहीं, प्लेन में जाएंगे पाथ इंडिपेंडेंट।
पड़ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। सरफेस इंटीग्रल, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक एलिमेंट्री सरफेस है, तो ऐसे इंटीग्रेशन को बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। The function is multiplied by a surface element and integrated over a given surface a surface integral. और सरफेसेज दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। और एक मोबियस सरफेस भी होता है, मोबियस सरफेस। तो इन ऊपर वाले दोनों सरफेस में यूनिक नॉर्मल डिफाइंड है, यूनिक नॉर्मल टू सरफेस is defined. यूनिक का मतलब हुआ कि कहीं से भी घूम घाम के वहां पहुंचिए तो सेम नॉर्मल मिलेगा। जैसे मान लो कि एक गोला है, तो गोला क्लोज सरफेस हुआ और किसी पॉइंट पर हम लोग एक नॉर्मल डाल दें तो रेडियल लाइन होगा नॉर्मल, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। तो हम इधर से कहीं भी इस नॉर्मल को चलाते हुए ले जाएं तो हरदम इसके नॉर्मल रहेगा और घूमते घामते ये फिर यहाँ आएगा तो सेम नॉर्मल मिलेगा। तो दिस इज ए नॉर्मल सरफेस, इट इज नॉट ए मोबियस सरफेस।
मोबियस सरफेस जानने के लिए सिंपली क्या कीजिए, 2 स्टेप कि एक फीता ले लो ऐसे, इसके बाद इस सिरा को फिक्स रखते हुए इसको 180 डिग्री से टर्न करो। ये फिक्स्ड है, लेकिन उधर जाके ये ऐसे हो गया। अगर यहाँ ए था, यहाँ बी था, तो ए चला यहाँ, बी चला यहाँ, तो इट इज टर्न बाई पाई, और ये वाला फिक्स्ड है। इसके बाद मान लो कि ये सी है, ये डी है, तो सी डी फिक्स्ड है। इसके बाद बी हेलो सर, ऑडियो नहीं आ रहा है सर। जा रही है आवाज? अब आ रही है सर। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा है। लिंक टूट गया है, बचता है तो इसका मतलब खत्म हो जाता है, छोड़ देता है। अब दिख रहा है? हाँ सर, आगे आगे। So closed surface has no boundary. Open surface has a boundary line. ये बाउंड्री है।
closed surface has no boundary. सर थोड़ा मोबियस वाला पीछे समझाइए ना सर, आवाज नहीं आया था आपका। इसमें हम बताए थे कि ABCD एक रेक्टेंगुलर फ्लिप है, फीता है, मान लो रिबन है, तो एक एंड को फिक्स कर दो, ठीक है, और इस एंड को 180 डिग्री से टर्न कर दो। इसके बाद इसको घुमा के और ज्वाइन कर दो। तो इस तरह से जो सरफेस जनरेट हुआ, इट इज कॉल्ड मोबियस सरफेस। इसका खूबी क्या है कि आप किसी एक पॉइंट पर नॉर्मल लेकर सरफेस के अलॉन्ग मूव करेंगे और क्लोज्ड पाथ में उसी पॉइंट पर पहुंचेंगे तो नॉर्मल उलट जाता है। जैसे आउटवर्ड नॉर्मल लेकर चले और घूमते हुए आएंगे तो इनवर्ड पहुंचेंगे। नॉन मोबियस सरफेस में ये नॉर्मल सेम रहता है। अगर यहाँ नॉर्मली और ऐसे ऐसे कैसे भी घूम के यहाँ आए तो उसी तरफ नॉर्मल रहेगा। तो हम लोगों को ये सोचना है सरफेस इज नॉन मोबियस ही हम लोग पढ़ेंगे, उसी के अलॉन्ग सरफेस इंटीग्रल डिफाइंड है। मोबियस के अलॉन्ग यूनिक नॉर्मल नहीं होने से कोई भी फ्लक्स या कोई चीज इसके लिए डिफाइंड नहीं है, यूनिक नहीं। तो मोबियस सरफेस नहीं पढ़ेंगे, केवल तो लिखा भी नहीं रहता है कि ये मोबियस सरफेस है। इसके लिए सिंपली यही सरफेस एलिमेंट सेलेक्ट करना है, उसको गुना करना है और इंटीग्रेट कर देना है। सरफेस एलिमेंट ds से जनरली इंडिकेट किया जाता है, इसको कहते हैं एरिया, एलिमेंट्री एरिया। या एरिया एलिमेंट। डिफरेंशियल एरिया, it is a scalar quantity अब ये स्केलर है तो पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये सोचना होगा। एरिया यूजुअली पॉजिटिव ही होता है, लेकिन जब आप कैलकुलस में आएंगे और एरिया एलिमेंट को दो डिफरेंशियल कोऑर्डिनेट्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, देन इट हैज सम साइन। जैसे एरिया को अगर आप ऐसे लिखते हैं dx dy, तो हो सकता है कि dx निगेटिव हो, dy पॉजिटिव हो, देन ds विल हैव सम। तो उस हालत ये तब होता है जब आप इसको एक नॉर्मल से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका कंपोनेंट लिखते हैं। तो चूंकि अब ये एरिया वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर इसका नाम है, एरिया वेक्टर हो गया तब इसके कंपोनेंट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। ऐसे दिस इज कोफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर के, तो इट इज कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर, देन इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर खाली ऐसे लिखे हुए हैं तो इट इज पॉजिटिव, और एरिया वेक्टर का कंपोनेंट के रूप में ले जा रहे हैं देन इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये यूनिट वेक्टर है, तो होल थिंग इज ए वेक्टर। एरिया इज ए स्केलर, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर वेक्टर है,
एरिया स्केलर है। दोनों में क्या फर्क है? एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका लेंथ एरिया के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और जिसमें एक डायरेक्शन है और वो डायरेक्शन है नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस पर नॉर्मल है, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस और एरिया में क्या अंतर है? आवाज जा रही है? हाँ सर आ रही है। सरफेस और एरिया में क्या अंतर है? दोनों एरिया एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको आप मेजर कर सकते हैं, और सरफेस एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, जैसे लाइन और उसकी लंबाई, तो लेंथ ऑफ लाइन और सरफेस का एरिया ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो ये बताओ कि ओपन सरफेस को कितना बाउंड्री पॉसिबल है? हाउ मेनी बाउंड्री? उसमें तो होता ही नहीं था, इनफाइनाइट होगा सर। क्या चीज इनफाइनाइट होगा? बाउंड्री। ऐसे मान लो कि एक कॉइन है, 1 रुपए का सिक्का है, इसके थिकनेस को नेग्लेक्ट कर दें तो इसमें कितने बाउंड्री है? दो सर, ऊपर और नीचे। थिकनेस को नगण्य कर दिए तो फेस 2 है। फेस 2 है, एक इस साइड एक उस साइड, हेड टेल। हेड और टेल फेस हो गई इसकी। फेस नहीं पूछ रहे, बाउंड्री पूछ रहे हैं, बाउंड्री लाइन। यही है सर्कुलर बाउंड्री। कितने बाउंड्री हैं? एक ही सर्कल है ना? यस सर, एक ही है। एक ही बाउंड्री इसका। मान लो कि एक ग्लास है, ग्लास, ये इसका माउथ है, तो माउथ को कनेक्ट करने वाला ये सरफेस है जो घूम करके उधर से फिर इसी में आया हुआ है। तो यह जो लाइन है, क्लोज्ड लाइन, यही इसका बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन। वही गोल लाइन अगर आप ऐसे घुमा दीजिएगा किसी दूसरे बर्तन का, वही बाउंड्री हो जाएगा, वही गोल। तो इसको हम लोग कहते हैं कि सेम बाउंड्री लाइन कैन बी लिंक्ड विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सरफेसेस, है ना? सेम बाउंड्री लाइन से अनेक सरफेसेज को लिंक किया जा सकता है। बाउंड्री का मतलब क्लियर हुआ? So before using vector form of area, we must orient the boundary, तभी इसका मीनिंग होगा। सरफेस इंटीग्रल जब हम करेंगे और वेक्टर फॉर्म में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन रखेंगे, then we have to orient the surface boundary
एनकैप का डायरेक्शन बताने के लिए बाउंड्री को ओरिएंट करने का रूल है राइट हैंड रूल। दाहिना हाथ हो गया और फिंगर्स को मोड़ लो बाउंड्री पर जिधर चल रहे हैं उस सेंस में। तो थंब की ओर आएगा यूनिट वेक्टर या एरिया वेक्टर, ऐसे भी लिखते हैं ds। दिस इज रिटन एज ds वेक्टर। और इस पर ये नॉर्मल है। ये मान लो कि बाउंड्री है और इस पर ऐसे चल रहे हैं, फिंगर इसी के लॉन्ग मोड़ रहे हैं। फिंगर्स आर कर्व्ड इन द सेंस ऑफ ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेड बाउंड्री। लाइन इंटीग्रल में भी हम लोग एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी लिए थे और सरफेस इंटीग्रल में भी एक सेंस ऑफ एरिया वेक्टर ले रहे हैं बाय राइट हैंड रूल। तो ओपन सरफेस के लिए ये रूल है, इफ द सरफेस इज क्लोज्ड देन आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल उसका यूनिट वेक्टर होता है। क्लोज सरफेस होगा तो इसका बाहर की ओर जो नॉर्मल होगा ऐसे दिखाया DSN क्लोज्ड। क्लोज सरफेस के लिए फिक्स्ड कन्वेंशन है, ओपन सरफेस के लिए एक ही पॉइंट पर दो पॉसिबिलिटी है। अगर आप ओरिएंटेशन ऐसे करते हैं जैसा दिखाए हैं तो ऊपर की ओर, इसके उल्टा करते हैं तो नीचे। सो वी हैव टू स्टेट द ओरिएंटेशन ऑफ बाउंड्री बिफोर इंटीग्रेशन। ये कहिएगा कि किधर ओरिएंट किए हैं उसी के अनुसार, अदरवाइज इट विल बी एम्बिग्यूअस इन साइन, प्लस माइनस साइन का अंतर पड़ेगा। ये ऊपर है और एक और नीचे पॉसिबिलिटी वाला है, तो ये दोनों में साइन का केवल फर्क है। तो अगर आप ऐसे जाते हैं डॉटेड लाइन से इसको दिखा देते हैं, अगर ऐसे जाते हैं तो ये वाला यूज होगा, नीचे चला जाएगा DS। तो दो टाइप के सरफेस पर सरफेस इंटीग्रल पॉसिबल होता है, ओपन सरफेस पर और क्लोज सरफेस पर। इंटीग्रेशन में ऐसे लिख करके सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है वो देखते हैं। ऐसे लिख के S लिख दीजिए, ये भी सरफेस इंटीग्रल है। या दो इंटीग्रल साइन दीजिए तो इसका मतलब है कि वी आर यूजिंग टू वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर dx dy है तो x और y दो वेरिएबल, तो दो वेरिएबल को ये शो करता है, इसी वजह से सरफेस इंटीग्रल। दूसरा साइन होता है कि इसको गोल से घेर दिया और इस लिखा तो ये क्लोज सरफेस है, या डबल इंटीग्रल दे करके घेर दिया, ये क्लोज सरफेस, ये वाला ओपन सरफेस। दो तरह का सिंबल इंटीग्रेशन का दिया जाता है। इसके बाद सोचना ये है कि इंटीग्रेशन का इंटीग्रैंड कैसा रहेगा।
जैसे अगर हम लोग खाली ऐसे लिखते हैं ds और यहाँ पर s लिखते हैं और लिखते हैं s इज ए सर्कल ऑफ रेडियस r, तो इसका इंटीग्रेशन पाई r स्क्वायर। ds का इंटीग्रल का मतलब है कि पूरे एरिया को निकाल देना है। इस सरफेस कैसा है, तो सर्कल है आर रेडियस का, उसका जो एरिया होगा वही ये हो जाए। अगर हम लिखते हैं ds का इंटीग्रल s इज a sphere ऑफ रेडियस r, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 पाई सरफेस का जितना फॉर्मूला होता है वही हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं क्यूब, और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। और छोटे छोटे पार्ट से मान लो कि चार्ज है, सिग्मा चार्ज है पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा में अगर ds से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेट करेंगे ओवर द सरफेस, देन इट विल बी टोटल चार्ज। जो भी सरफेस पर चार्ज q है उसी का वैल्यू आएगा। तो ds को हमने लोड कर दिया बाय ए फंक्शन सिग्मा। दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ चार्ज डेंसिटी। यह जो लोडिंग फैक्टर है या लोडिंग फंक्शन है, इट में भी वेक्टर और स्केलर। So in case of vector functions, f अगर कोई वेक्टर है तो इसमें हम लोग ऐसे ds से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट यहाँ लेते हैं, ये फ्लक्स कहलाता है। It has a special name, flux of f. F इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स, वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी फ्लक्स। जैसा फील्ड होगा वैसा इसका नाम है। और चूंकि आप ds को भी 3 कंपोनेंट में बांट सकते हैं और f को भी, तो you can write down this as in component form. What is the meaning of dsx? ये समझ लीजिए, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस।
dsx is x component of the vector ds। तो x एक्सिस की ओर जो यूनिट वेक्टर है i, इसी से ds का कंपोनेंट लिया गया है। तो i किस पर नॉर्मल होता है? तो वो dy dz नाम का जो एलिमेंट्री एरिया होगा उस पर नॉर्मल होगा। तो इसको ही कहा जाता है dsx। i का कोफिशिएंट में यही आएगा। और उसी तरह से dsy, तो y किस पर नॉर्मल है? तो y एक्सिस नॉर्मल है xz पर। तो dsy का मतलब हुआ y को छोड़ दो dx dz। और तीसरा जो कंपोनेंट है z वाला, तो k के डायरेक्शन में है। k के नॉर्मल हुआ, k को छोड़कर xy बचा dx dy। तो इसको जब आप डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो कंपोनेंट को इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स में बदल देंगे और तब इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके इंटीग्रेशन के कई तरीके होते हैं। सुटेबल लेंथ लेकर, सुटेबल एरिया लेकर इंटीग्रेट किया जाता है। दैट डिपेंड्स ऑन केसेज, केस के अनुसार इंटीग्रेट करते हैं। अब जैसे सिलेंड्रिकल सिमेट्री, सरफेस एरिया यूज, सिमेट्रिकल सिमेट्री है तो रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल सिमेट्री, उसके अनुसार हम लोग स्विच ओवर करते हैं। जैसे मान लो कि अल्फा माइनस इंफिनिटी, इसका वैल्यू वही आएगा। मान लो कि अल्फा की जगह पर डाल दें, तब कर दें तो आई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस तो अब ये सरफेस इंटीग्रेशन, क्योंकि ये इंटीग्रैंड स्क्वायर प्लस इंफिनिटी को 0 से इंफिनिटी करके डबल कर सकते हैं, डबल करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये दिखाना चाहते थे कि ये xy में जो इंटीग्रेशन है,
आवाज आ रहा है? तो यहाँ पर चेंज हो गया ये, r0 से इन्फिनिटी जाएगा और थीटा 0 से π/2 जाएगा। और 2 स्क्रीन टाइम्स शेयर नहीं हो रहा है सर, है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है अभी। ड्रॉप कर जाता है। और रहा है हाँ सर, अब आ गया सर। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि वी कैन चेंज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये रेक्टेंगुलर से कैसे हम लोग इसमें पहुंच सकते हैं। सरफेस इंटीग्रल का यही मतलब है, समथिंग इज इंटीग्रेटेड और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो आई इसका वाला फिर से बताइएगा सर, आवाज नहीं आया था। किसका? आई स्क्वायर के बाद जो लिखे हैं ना, 2 इंटीग्रेशन लिए हैं। आवाज जा रही है? हाँ सर, अब आ रही है। x की जगह पर हम लोग y भी मान लेते हैं, तभी इंटीग्रेशन उतना ही आएगा। तो इसको इवेल्युएट करने का ये टेक्निक है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई कर देने से xy प्लेन में सारा चीज आ गया और xy प्लेन में ये सर्कल का इक्वेशन हो जाता है r² रख देने से। तो ये होल थिंग जो है एक सर्किल के अलोंग डिफाइन हो गया। तो r को फिक्स रखें, थीटा 0 से π/2 जाएगा। एक्चुअली हम इसको 0 से कर देते हैं और 2 बार कर देते हैं, एक ही बात है। इसी को 0 से कर देते हैं 2 बार में, ये भी 0 से 2 बार, तो यहाँ 4 वही वैल्यू आएगा जो ट्वाइस ऑफ 0 to इन्फिनिटी में आएगा। तो इस तरह से ये निकालते हैं, आई का वैल्यू इससे निकल जाता है, रूट ले लेने पर आ जाता है। क्योंकि ये इंटीग्रल आसान है, r दिया है, r² d लिख के इसको इंटीग्रेट करना है। और थीटा का d थीटा का इंटीग्रल π/2 आता है, इस तरह से इंटीग्रेट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर हम लोग
वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को दूसरे फॉर्म में ले जाकर जहाँ पर इजी हो कैलकुलेशन उस फॉर्म में ले जा सकते। Now we consider volume integration. So integration of a function with respect to volume. जैसे डेंसिटी है रो और v में गुना किया और इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये मास दे देगा। So mass is volume integral of density. और वॉल्यूम चूंकि 3 वेरिएबल को इन्वॉल्व करता है तो dx, dy, dz तीनों मिल के वॉल्यूम बनाएंगे। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में dv ऐसे लिखा जाता है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल के सिंबल में 3 इंटीग्रल साइन भी रह सकता है। ऐसे लिख के भी लिख दिया तो एक ही इंटीग्रल, या ऐसे लिखेंगे तो फिर नीचे भी देने का काम नहीं। ये 3 वेरिएबल 3 इंटीग्रल मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल डेंसिटी फंक्शन का होता है और वॉल्यूम कोई चीज डिफाइंड है तो उसको यहाँ डाल दीजिए, इट विल बी ए फंक्शन, उसको वॉल्यूम पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। वॉल्यूम हमेशा क्लोज्ड सरफेस का ही होता है, क्योंकि वॉल्यूम जो भी घिरता है वो एक सरफेस से घिरता है। Volume is contained in a closed surface. जैसे मान लो कि आम है तो आम का सरफेस हो गया क्लोज, उसके अंदर गुद्दा है, आठी है, सब घिरा हुआ है, तो वॉल्यूम है। और एक वॉल्यूम का जो बाउंड्री होगा वह सरफेस होगा, और सरफेस का बाउंड्री लाइन होता है और वॉल्यूम का बाउंड्री सरफेस होता है। क्लोज्ड सरफेस होगा बाउंड्री ऑफ वॉल्यूम। किसी वॉल्यूम का जो बाउंड्री होगा वो एक ही क्लोज सरफेस होगा या एक से अधिक भी हो सकता है। आवाज जा रही है? हाँ सर आ रही है। कोई ऐसा वॉल्यूम एक से अधिक क्लोज सरफेस से घिरा हुआ हो, कोई ध्यान पर है? कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक से अधिक क्लोज सरफेस हो? सिलेंडर सर, सिलेंडर। सिलेंडर में भीतरी सरफेस है और बाहरी सरफेस है, मतलब ऊपर 2 सरफेस और एक सर्कुलर मतलब राउंड टाइप का, वो सब मिला के ना क्लोज हुआ। कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस मिला के क्लोज हो गया। हॉलो करोगे तो भीतरी सरफेस आएगा, हॉलो करोगे तो भीतरी सरफेस आएगा। ये सिलेंडर हो गया, इसके अंदर में खोखला कर दो,
लेकिन कवर्ड रहेगा। तो इसमें दो क्लोज सरफेस हो गया, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो दिस इज हॉलो सिलेंडर बाउंडेड बाय टू क्लोज सरफेसेस, इनर क्लोज सरफेस एंड आउटर क्लोज सरफेस। एक खोखला गोला रहता है हॉलो स्फीयर, तो इसमें भी दो क्लोज सरफेस है और ये इससे घिरा हुआ है। वॉल्यूम इज बाउंडेड बाय टू क्लोज सरफेसेस। समझ में आया? यस सर। वॉल्यूम इंटीग्रल इज एन इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और फंक्शन जो होगा वो डेंसिटी लाइक बिहेवियर करेगा और यूनिट वॉल्यूम लाइक। तो वॉल्यूम में क्या है उस पर डिपेंड करेगा। चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी ले सकते हैं, मास है तो डेंसिटी ले सकते हैं। अगर पार्टिकल वॉल्यूम के अंदर मूव कर रहा है तो उसके कारण अगर चार्ज है तो करंट डेंसिटी बन सकता है। कुछ भी हो सकता है वॉल्यूम के अंदर, वेक्टर या स्केलर हो सकता है। वॉल्यूम इज ऑलवेज स्केलर, ये हमेशा स्केलर ही रहेगा। एरिया वेक्टर के तरह ये कभी वेक्टर अभी नहीं डिफाइन हुआ है। इसका आर्गुमेंट जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं दैट में भी स्केलर और वेक्टर। इंटीग्रैंड में भी स्केलर और वेक्टर, बट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज स्केलर। तो इंटीग्रल कहते हैं उसको जो इंटीग्रेट करके इंटीग्रल में भी वेक्टर और स्केलर डिपेंडिंग ऑन इंटीग्रैंड। तीन तरह का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ लिए। एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रॉब्लम्स बनाना चाहिए तो उसमें आपको पता लगेगा कि क्या क्या खेला हो रहा है। क्योंकि सिंपल डिफिनीशन तो यही सब है, लेकिन काम करने लगते हैं तो उसमें उलझ जाता है आदमी, कैसे होगा। तो इसके लिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन बैंक में सर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, व्हाट इज लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ऐसे ही डिफाइन कर देना है। डिफिनीशन तो वही है, कोई भी क्वांटिटी हो जिसको जैसे हम लोग डिफाइन किए वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रैंड में भी स्केलर और वेक्टर। वॉल्यूम का जो नेचर है वो स्केलर का है, इट कैन नॉट बी वेक्टर। तो जो भी नेचर डिफाइन होगा इंटीग्रैंड से ही ना डिफाइन होगा। क्या क्या चीज होता है इंटीग्रैंड? इंटीग्रैंड एक हुआ जो डीवी के बगल में लिखा हुआ है। वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है। ये हुआ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, डी के बगल में जो है। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन स्केलर ही रहेगा। सरफेस एरिया के केस में ये वेक्टर भी हो गया था,
या लाइन एलिमेंट के केस में भी ये वेक्टर या स्केलर दोनों हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम वेक्टर के रूप में अभी तक कोई डिफाइंड है नहीं। इंटीग्रैंड में भी स्केलर और वेक्टर, बट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज स्केलर, सो इंटीग्रल इसका जो वैल्यू आएगा उसको कहेंगे इंटीग्रल। यही इंटीग्रल, इंटीग्रल में भी स्केलर और वेक्टर। अब वेक्टर फील्ड में हम लोग जाते हैं तो दो थ्योरम निकालते हैं जिसका नाम होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स कर्ल थ्योरम। तो शॉर्ट आंसर में इसको पूछता है डिफाइन लाइन वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल। एक पैराग्राफ या 1 पैराग्राफ में ये हो जाएगा, और इसके साथ एक अगर 10 नंबर का है तो कोई चीज प्रूफ करने के लिए पूछ लेगा। प्रूफ करने वाले में दो चीज है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स कर्ल थ्योरम, और उसका कोरोलरी ग्रीन्स थ्योरम कहलाता है। इतना ही चीज से ये टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ ये करवा देना। अगर डीवी का इंटीग्रल हमको निकालना हो ओवर ए वॉल्यूम, और v मान लो कि स्फीयर है, तो कितना वॉल्यूम आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर यूनिट स्फीयर है तो रेडियस 1 हो गया, 4 पाई आ जाएगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम 4 पाई आर क्यूब्ड होता है। ये अगर प्रूफ करने के लिए दिया जाए तो आप पूरे स्फीयर को छोटे छोटे एलिमेंट्री वॉल्यूम में डिवाइड करके और इंटीग्रेट करके इतना ला सकते हैं। ले आइएगा प्रूफ करके। प्रूफ दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम इंटीग्रल से आएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो क्लास ऑफ कर देते हैं।